हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स का वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को जो है हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, देखो, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट vector a plus vector b plus vector c is equal to 0, then find the value of vector a dot b plus b dot c plus c dot a। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहली चीज तो उसने पहले लाइन से आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि गिवन दैट वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर यूनिट वेक्टर्स। ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ सी, तीनों की ही वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी, मॉड्यूलस ऑफ सी, तीनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नाउ क्वेश्चन में बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी इंफॉर्मेशन आपको दिया इसने कि गिवन दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं। दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का स्क्वायर, 0 के स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इंटू डॉट, मतलब डॉट प्रोडक्ट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब यहां पर लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जब a का हम लोग इंटू इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, वेक्टर a, वेक्टर a का जब b के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। फिर a का जब c के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा c। फिर इसके बाद देखो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a। फिर यहां पर क्या आएगा, वेक्टर b और वेक्टर b। फिर b का किसके साथ करना है हमको, c के साथ करना है, ठीक है। फिर c वेक्टर का किसके साथ होगा, a वेक्टर के साथ होगा। फिर c वेक्टर का किसके साथ होगा, b वेक्टर के साथ होगा। और प्लस c वेक्टर का किसके साथ होगा, c वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 0। अब आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर कोई वेक्टर a है उसका उसी के साथ अगर इंटू करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो वो किसके बराबर होता है, मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो यहाँ ए बी है और यहाँ बी ए है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो, दोनों सेम होता है। तो ये दोनों सेम टू सेम है, तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। सिमिलरली जो ए सी है वो भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट सी। फिर 3 यहाँ पर सॉरी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और सी हो जाएंगे। फिर यहां देखो वेक्टर बी और वेक्टर बी है, जब आप इन दोनों का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर। सी और सी का जब करोगे तो ये आपका हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इस रिलेशन को, मॉड्यूलस ए, मॉड्यूलस बी और मॉड्यूलस सी, तीनों की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर रखूंगा मैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर मैं इन सब से ले लेता हूं 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा ए बी, यहाँ बचेगा बी सी, यहाँ बचेगा सी ए, या बोल सकते हो ए सी। यहाँ भी आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1 इज इक्वल टू 0। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा -3। सो 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। फिर अगले स्टेप में ये 2 इंटू कर रहा है, इधर जाकर इसको डिवाइड करेगा, तो a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। यही चीज हमको चाहिए थी, देखो a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा।
नाउ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत कंसेप्चुअल होता है। मतलब अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा को थोड़ा सा फील करते हुए अगर पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि सर आप क्या बता रहे हो, 12th नंबर के क्वेश्चन में कुछ और बताया है, 14th नंबर पे कुछ और बता रहे हो, ये क्वेश्चन क्या है हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो आप आराम से समझोगे जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। मतलब आपको एक कंडीशन दिया हुआ है कि भाई यदि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों में से कोई एक 0 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि a डॉट b भी 0 है, ठीक है, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। ये बोल रहा है कि क्या इसका जो कन्वर्स है, क्या इसका कन्वर्स मतलब ट्रू तो नहीं है, ये बोल रहा है, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्ट जो इसका कन्वर्स जो है सही नहीं है। ठीक है, आपको इसको बताना है कि हाँ भाई इसका जो कन्वर्स है ना वो ट्रू नहीं है। प्लस एक और चीज बतानी है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। आपको एग्जाम्पल के साथ अपने बात को जो है रखना है। तो पहली चीज तो देखो ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मैं आपको वो समझाता हूं, ठीक है, फिर उसका कन्वर्स क्या है उसको देखेंगे। गिवन है हमारे पास, ध्यान से समझना, गिवन दैट या तो वेक्टर ए की वैल्यू 0 है या वेक्टर बी की वैल्यू 0 है, दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है, ये तो हमको समझ में आता है। अब ए है कि बी है हमको नहीं पता, लेकिन दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या है, 0 है। ठीक है, चलो उसके बाद एंड इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये भी 0 है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब इसके 0 होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है, या तो आइदर वेक्टर ए 0 होगा और वेक्टर बी 0 होगा। ठीक है, वेक्टर ए 0 हो सकता है या वेक्टर बी 0 हो सकता है। या 0 होने के लिए यह भी कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब भी क्या होता है, ए डॉट बी जो है 0 होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या इसका कन्वर्स जो है ट्रू है। अब इसका कन्वर्स क्या है इसको देखते हैं। तो पहले मैं बात को एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं। देखो गिवन है अभी हमारे पास क्या कि ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक 0 है। तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई एक अगर 0 है, इसका मतलब ए डॉट बी जो है 0 होगा। ये गिवन था, उस गिवन से ये रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट निकल रहा है। अब आपको क्या करना है सेकेंड पार्ट में, ये गिवन है, सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको पता है, गिवन है कि ए डॉट बी जो है 0 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर a डॉट बी अगर 0 है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों में से कोई एक 0 हो, क्योंकि यहां लिखा है देखो ना, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसका जो कन्वर्स है ना कि a डॉट बी अगर 0 है तो उसका कन्वर्स क्या होगा, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तो आपको फील भी हो रहा होगा कि अगर a डॉट बी अगर आपको 0 गिवन है तो उसके लिए सिर्फ यही कंडीशन नहीं होती है कि a और b ही 0 हो तभी 0 होगा। दो वेक्टर्स अगर a और b अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब भी वो वेक्टर क्या होगा, 0 होगा। तो अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि क्या दिया है। अब आपको एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाना है कि हाँ भाई अगर a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसके डॉट प्रोडक्ट को 0 होने के लिए a और b को 0 होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट से I have taken in vector a that is 3i minus 2j plus 1k। ठीक है, मैंने ये वेक्टर उठाया। दूसरा वेक्टर मैंने क्या लिया, 2i minus 3j और
एक -2i और +3j और 0k, ठीक है। ये मेरे पास दो वेक्टर हैं। अब आप जब देखोगे इन दोनों वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना, 3 2 जार -6, 3 2 जार -6 + 0 कितना आ रहा है? 0, ठीक है। ये -6 हो गया और अच्छा एक मिनट इसको चेंज करते हैं, इसको माइनस रहने देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -2 और +3 कितने हो जाएंगे? +6। अब आप देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 हो। यहां पर देखो, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है? नहीं। क्या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 है? नहीं। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि ए या बी को 0 होना ही पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? आप इस एग्जांपल से बता सकते हो कि हियर वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर एंड वेक्टर बी is also a non-zero vector and their dot product is 0. So according to this we can say that if a dot b is 0 then it not compulsorily that whether a will be 0 और b will be 0। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि a और b को 0 होना ही पड़ेगा। Hence proved, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ना मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, बस थोड़ा सा अगर आपने वेक्टर अलजेब्रा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन में बोल रहा है, पहली बार उसने बोला कि उसका पहला कंडीशन बिल्कुल सही है कि अगर a और b दोनों में से कोई एक 0 है तो डॉट प्रोडक्ट जरूर 0 होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर ये गिवन है तो इससे ये रिजल्ट डिराइव करना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बोल रहा है इसका उल्टा सही नहीं है, ये बताओ करके। उल्टा सही नहीं है का मतलब क्या है कि अगर a और b अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि a या b को 0 होना पड़ेगा। हमने बता दिया विद एग्जांपल, तो एग्जांपल के साथ हमने बता दिया कि ये देखो भाई दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के 0 होने के लिए दोनों में से किसी एक का 0 होना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखो, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर दिस, ठीक है, 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल ए बी सी। ए बी सी इज द राइट एंगल बिटवीन द बी ए एंड बी सी। अभी आपको एंगल की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो एक ट्रायंगल जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक हमारे पास ये होगा, दूसरा हमारे पास बी होगा और तीसरा हमारे पास जो है ये लेट से ये है ए, ये है बी और ये है हमारे पास सी। सो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 2, 3 और बी का जो कोऑर्डिनेट है -1 0 0, सी का जो कोऑर्डिनेट है 0 1 2, तो यहाँ है 0 1 2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? एंगल ए बी सी निकालनी है। ए बी सी कौन सा होगा? ए बी सी मतलब ये वाला मान लेते हैं थीटा है। तो ये वैल्यू अभी हमको चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड एंगल ए बी सी। कैसे निकालोगे? तो याद करो, अगर दो वेक्टर आपको पता है और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। तो अभी आपको एंगल चाहिए ना, तो यहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले तो आपको ये दोनों वेक्टर्स पता होना चाहिए, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, उससे निकल जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 कितना है? -1 -x1 इंटू आई प्लस y2 -y1 इंटू जे और z2 -z1 इंटू के। तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा? -2i -2j एंड -3k। ये हो गया ए बी वेक्टर। और क्या चाहिए हमको? एक चाहिए बी सी वेक्टर।
तो BC वेक्टर कैसे निकलेंगे? C के कोऑर्डिनेट में से B के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, तो 0 - 1 मतलब +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1i, 1 - 0 मतलब आ जाएगा 1j, 2 - 0 मतलब 2j। तो दूसरा वेक्टर क्या हो गया? i + j + 2k। अब इनके बीच का एंगल निकालना है, तो अब आगे लिखना we know that what cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ AB अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ AB मॉड्यूलस ऑफ B। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में यहीं पे निकाल देता हूं, -2i - 2j - 3k, फिर i + j + 2k अपॉन में a का मॉड्यूलस -2 के स्क्वायर 4 -2 के स्क्वायर 4 -3 के स्क्वायर 9। फिर दूसरे वाले वेक्टर का 1 के स्क्वायर 1 1 के स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ -2 और 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 -2 × 1 करने से -2 -3 × 2 करने से -6 अपॉन में हमारे पास 17 √17 और √6। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो 6 सॉरी हो जाएगा -10 अपॉन में 102, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए था? थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos इनवर्स -10 अपॉन में √102। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। देखो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं? किसी प्लेन में लाइज कर रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है आपस में क्या है? कोलिनियर हैं। तो आपने बहुत सारे कोलिनियर वाले कंसेप्ट पढ़े होंगे जहां पर आपने देखा होगा कि अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है तो वो कैसे होता है। तो लेट से ये है हमारे पास एक लाइन और इस लाइन में है हमारे पास 3 पॉइंट A, B एंड C। A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 2, 7। B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 6, 3 और C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 10, -1। ये हमारे पास क्या है? 3 गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन 3 गिवन पॉइंट्स को आपको प्रूव करना है कोलिनियर है। तो देखो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो हमने एक चीज ये पढ़ा था, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो पहला वेक्टर जो है अगर उसको दूसरे वेक्टर के प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स अगर हम लोग लिख पाते हैं, वेयर लैम्डा इज द स्केलर क्वांटिटी, तो ए और बी वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तो पहला वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स है तो कोलिनियर हो जाएगा। ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। उसके बाद एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो जो आप लोग करते हो, अगर मैं निकालूं यहां से AB वेक्टर और अगर मैं यहां से निकालूं BC वेक्टर, अगर मैं AB वेक्टर और BC वेक्टर को अगर ऐड कर देता हूं और अगर वो मेरे को मिल जाता है किसके बराबर? AC वेक्टर के बराबर अगर मिल जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? वो कोलिनियर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना। या इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो आप पहले निकालोगे यहां पर वेक्टर AB और उसके बाद आप निकालोगे वेक्टर BC। देखो यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर, यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर। अगर आप एक भी वेक्टर को प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकेंड वेक्टर अगर लिख पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप यहां पर क्या कर सकते हो? कोलिनियर जो है प्रूफ कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 17। सो दैट द वर्टिसेस दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो गिवन वर्टिसेस है ना, ये वेक्टर फॉर्म में आपको दिया है, मतलब पहला वेक्टर ऐसा होगा, दूसरा वेक्टर ऐसा होगा, तीसरा कुछ इस तरीके से वेक्टर दिए हुए हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर जो है राइट एंगल ट्रायंगल्स के क्या है? साइड है, या यू कैन से ये उसके वर्टिसेस हैं। तो कैसे प्रूफ करोगे? तो देखो आप पहले क्या निकालना, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड है। लेट से ये तीनों ABC हैं। तो पहले आप निकालोगे मॉड्यूलस ऑफ A, मॉड्यूलस ऑफ B, मॉड्यूलस ऑफ C। जब आप ये तीनों चीजें निकाल लोगे और अगर इसमें से किसी भी दो वेक्टर के स्क्वायर का जो सम है, अगर वो किसी तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर अगर मिल जाता है, बेसिकली हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड अगर हो जाती है कि किसी एक वेक्टर के मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है वो अदर टू वेक्टर के मॉड्यूलस के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि दे आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल करके। ठीक है, तो 17 भी आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं उसको नहीं बता रहा हूं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 17 हमने सॉल्व कर लिया, नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा और कौन सा ऑप्शन इसमें से सही जो है नहीं होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, आपके पास एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ए और इसका जो मॉड्यूलस है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, और लैम्डा जो है क्या है, एक नॉन जीरो कोई स्केलर वैल्यू है। तो यहां पर बोल रहा है देन लैम्डा इनटू वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब आपसे ये जानना चाहता है कि अगर ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए है, लैम्डा एक नॉन स्केलर जीरो क्वांटिटी है और लैम्डा को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऐसी कंडीशन होगी जिससे ये पूरा का पूरा लैम्डा इनटू ए जो है वो क्या बन जाए, एक यूनिट वेक्टर जो है बन जाए। ठीक है, तो अगर लैम्डा इनटू ए अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो मॉड्यूलस है वो कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो इस कंडीशन को होने के लिए ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर ये पूछ रहा है। तो देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, स्केलर क्वांटिटी का मॉड्यूलस क्या आएगा, वही क्वांटिटी ही आएगी। लेकिन यहां पर देखो ए का मॉड्यूलस हमारे पास कितना है, ए है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा, या नॉर्मल लैम्डा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मतलब क्या है कि लैम्डा इंटू वेक्टर ए ये यूनिट वेक्टर तभी हो सकता है जब ए की वैल्यू क्या हो, 1 अपॉन मॉड्यूलस लैम्डा हो, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो यहां पर हमारा एक एक्सरसाइज खत्म होता है, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर। ठीक है, तो देखो अगला जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स का अगर हमको मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये क्या क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट तो हमने देख लिया था, जब हम लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर हम लोग दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी देता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मतलब समझ सकते हो, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो आपको क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। अब आप बोलोगे कि सर जैसे अगर हम लोग बोले ऐसा लिखें तो भी 6 आएगा, 3 into 2 करें तो भी 6 आएगा, तो फिर डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है। तो देखो मैथ्स में इतना ज्यादा डिफरेंस हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपको वहां पर बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी जो कि क्या होंगी, कुछ स्केलर होंगी कुछ वेक्टर होंगी। तो वहां पर फिर हमको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है, सेपरेटली जो है कैलकुलेट जो है करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप लोग सुने नहीं होंगे, जैसे वर्कडन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वहीं पर एक क्वांटिटी होती है टॉर्क, वो भी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। लेकिन वर्कडन जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो टॉर्क होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो डॉट और क्रॉस का जो इंपॉर्टेंस है मैथ्स में आपको उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगी फिजिक्स में। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको दो वेक्टर्स का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमको सीखना है। तो लेट से मान लो हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए और हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, इसको प्लेन में कैसे डिनोट करेंगे, लेट से ये है हमारे पास पहला वेक्टर ए और ये है हमारे पास दूसरा वेक्टर बी। हमको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है,
तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, और यहां पर आता है साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर साइन थीटा के साथ आपको एक यूनिट वेक्टर भी दिखेगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं फॉर्मूला। हाँ, ये देखो एक यूनिट वेक्टर भी हमको दिखेगा। क्यों यूनिट वेक्टर दिखेगा? क्योंकि देखो मैंने बताया कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मॉड्यूलस ऑफ बी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। साइन थीटा क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो पूरी की पूरी मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया ना। लेकिन हमको तो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? एक यूनिट वेक्टर के साथ हम लोग क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर आप उसको एक यूनिट वेक्टर से इनटू कर देते हो तो उसको डायरेक्शन मिल जाता है और वो स्केलर क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में। और मैग्नीट्यूड पर भी कोई भी फर्क जो है नहीं पड़ता है। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो गया? मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, और क्या हो गया? साइन थीटा जो है हो गया। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर हमने बोला कि दो वेक्टर्स का अगर हम लोग, ये तो पहला वेक्टर, अच्छा थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने बोला कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर मिलता है, तो वो वेक्टर कहां होगा? तो देखो वो वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर में। मतलब जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और वो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा? आंसर है इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। उसको मेरे को दिखा पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। अगर आप 3 डायमेंशनल में अज्यूम करोगे तो जो तीसरा वेक्टर होगा या तो इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा या इस प्लेन के बाहर की तरफ होगा। दो ही केस हो सकता है कि परपेंडिकुलर कब होगा? जब हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस प्लेन के अंदर की तरफ हो, या हो सकता है ऐसे बाहर की तरफ हो। दोनों में से कोई एक केस ही हो सकता है जहां पर ये दोनों के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो वो अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा, उसके लिए हमारे पास क्या होता है? एक राइट हैंड थंब रूल होता है। ठीक है, राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं, बेसिकली फिजिक्स में पढ़ते हैं। वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप जानना चाहोगे कि इस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो तीसरा वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो राइट हैंड अपना यूज करो, अपना राइट हैंड निकालो, पाम को जो है क्या करो, ये अगर हमारा राइट हैंड है, ये अगर हमारा राइट हैंड है, ये राइट हैंड के क्या है? फिंगर्स हैं, और ये हमारा थंब है। ठीक है, ये क्या है? थंब है। तो जो भी वेक्टर चाहिए, जैसे आपको ए क्रॉस बी चाहिए ना, ए क्रॉस बी पहले ए आया है, तो आप अपने पाम को क्या करो? ए के साइड रखो। तो मैंने ए के साइड रख दिया। अब आपको ए क्रॉस बी चाहिए, अब अपने पाम को जो है इस तरीके से बी की तरफ लेकर जाओ। तो बी की तरफ जब लेके जाओगे तो ये जो थंब है, ये थंब आपको कहां दिखेगा? आउटवर्ड दिखेगा। मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट वो बाहर की तरफ जो है होगा। अगर यही पर आप अगर बी क्रॉस ए निकालोगे तो पहले आप अपने हैंड को कहां रखोगे? बी की तरफ रखोगे, फिर नीचे की तरफ लेके जाओगे। तो उस केस में आपका जो थंब है वो कहां होगा? इनवर्ड होगा। अभी के केस में ए क्रॉस बी में आउटवर्ड था, बी क्रॉस ए में इनवर्ड होगा। मतलब वो रिजल्टेंट वेक्टर जो दोनों का आएगा वो। ठीक है, चलो इतना डीपली आपको जानना नहीं है, ये देखो यहां पर आपको बताया है ये। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब यहां पर देखो कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है कि अगर जो है ए क्रॉस बी जो होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर हम लोग ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, दैट मींस वो परपेंडिकुलर है। तो ये याद रखना। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होने से परपेंडिकुलर, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का 0 होने का मतलब क्या होता है? वो पैरेलल है करके। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टी, जैसे वहां i इंटू आई 1 होता था, यहाँ i इंटू आई जे इंटू जे, जे के इंटू के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास दो वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा।
तो अगर आई वेक्टर इधर है तो उसको उसी के साथ अगर इंटू करोगे तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0। इसीलिए सेम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट का क्या होता है, जैसे इधर आई है इधर जे है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के होता है, जे और के का आई होता है, के और आई का जे होता है। ये तो वही फॉर्मूला है जो हमने अभी डिराइव किया हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर, अच्छा ये तो मैंने पूरी थ्योरेटिकली बात अभी आपको बताई, इस पर हम लोग इन ऑब्जर्वेशन पर वापस आएंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, उस पर आएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले निकालना कैसे है दो वेक्टर्स हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट वो देखते हैं। तो लेट से कोई भी रेंडमली मैं अपने मर्जी से एक वेक्टर जो है कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, कोई भी एक वेक्टर मैंने रेंडमली कंसीडर कर लिया, दैट इज आई प्लस 2j प्लस 2k, और मैंने दूसरा वेक्टर कंसीडर किया लेट से 2i प्लस j प्लस 3k। अब मेरे को इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है निकालनी है, मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलेगा विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ लिखोगे i, सेकेंड कॉलम में j, थर्ड कॉलम में लिखोगे k, फिर सेकेंड रो में क्या लिखोगे, देखो a क्रॉस b चाहिए, तो a में i का कोएफिशिएंट है 1, इसके नीचे आएगा 2, यहाँ आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा वेक्टर में जो i j के कोएफिशिएंट है वो तीसरा रो बनेगा, तो 2 1 3। अब आपको इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इन दोनों डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करोगे, तो जब आप i की वैल्यू निकालोगे तो 3 2 6 - 2, तो यहाँ आ जाएगा 6 - 2। फिर j वाला जो माइनस रहेगा, ये कॉलम हटा तो ये हटा, तो 3 1 3 -4, तो यहाँ आएगा 3 - 4। फिर यहाँ पर k आएगा, k और ये हो गया 1 1 1 -4, तो यहाँ से कितना आ गया, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4i, 3 में से 4 गया तो -1 -1 क्या हो जाएंगे +1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -3k। तो ये है इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, और ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरीके से आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो है निकालनी है। ये देखो यहीं पर आपको दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको कैसे निकालनी है। आप चाहो तो ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे इसमें आपको बोला है मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b निकालो, तो जैसे मैंने अभी आपको a क्रॉस b निकाल के दिखाया, अगर इसमें एक स्टेप आपको आगे बोल देता कि भाई कैलकुलेट करो a क्रॉस b का मॉड्यूलस, तो कैसे निकालते, स्क्वायर रूट के अंदर में i का कोएफिशिएंट कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, j का कोएफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, k का कोएफिशिएंट है -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +9, तो ये हो जाएगा √26। तो अगर मॉड्यूलस निकालने बोलेगा तो आप इस तरीके से इसका मॉड्यूलस जो है निकाल सकते हो। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो फर्स्ट दिया है, फर्स्ट तो आप बना सकते हो कि आपको a क्रॉस b का क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालनी है, तो आप डिटरमिनेंट्स बनाकर क्या करोगे, पहले a क्रॉस b निकालोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट वेक्टर a इज इक्वल टू i - 7j + 7k, i - 7j + 7k, फिर b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3i - 2j, 3i - 2j + 2k। a क्रॉस b निकालते हैं हम लोग, सो a क्रॉस b कैसे निकलेगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ i j और k, i का कोएफिशिएंट 1 है, -7 है, +7 है, 3 है, -2 है, 2 है, तो i 7 2 कितना हो जाएगा -14, 7 2 -14 माइनस कितना हो जाएगा +14 हो जाएगा ये। फिर j के सामने आपको रखनी है माइनस, तो ये हो जाएगा 2 1 2, और ये हो जाएगा 7 3 21 21, फिर यहाँ पर आएगा प्लस k, तो ये हो जाएगा -2, 7 3 21, माइनस माइनस हो जाएगा +21, ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ कितना बचेगा 0i, और यहाँ -19 -9 कितना हो जाएगा +19j, और यहाँ पर भी आ जाएगा +19k। अब आपको इसका मॉड्यूलस निकालनी है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी, 0 के स्क्वायर 0, यहाँ आएगा 19 का स्क्वायर,
यहाँ भी आएगा 19 का स्क्वायर, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 19√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है